अब देखो, भले ही तुम्हें स्क्विड गेम का फिनाले अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन एंडिंग में बहुत कुछ ऐसा था जो लोगों को कंफ्यूज जरूर करता है। लाइक आखिर शो का लीड कैरेक्टर ने ही खुद का सैक्रिफाइस क्यों कर दिया? आखिर मेकर्स ऐसी एंडिंग दिखाकर क्या मैसेज देना चाहते थे? हेला एंडिंग में क्या कर रही है? और कई सारे कैरेक्टर्स जो तुम्हें याद भी नहीं थे, उनका क्लोजर समझने में भी मुश्किल हुई होगी। तो चलो सब कुछ एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्विड गेम्स की एंडिंग एक्सप्लेन में। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर 456 मतलब गीहान के सैक्रिफाइस के बारे में। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि सीजन 1 के गीहान को याद करो, एक गैम्बलिंग एडिक्ट जो हॉर्स रेस में पैसे उड़ाता है, माँ का पैसा लेके भी हार जाता है, और अब यहाँ सीजन 3 के क्लाइमेक्स में वो अपनी जान दे रहा है एक बच्ची के लिए, जिससे कि उसका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि इस कैरेक्टर का आर्क कितना ज्यादा और कितना अच्छे से डेवलप किया गया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो पहले सेल्फिश था और ये सोचता था कि पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब सेल्फलेस होकर दूसरों को अपने से आगे रख रहा है। देखो, यहाँ फाइनल गेम में 3 लोग बचे होते हैं, अपना गीहान, म्योंगी यानी बच्ची का एक्चुअल फादर, और एक छोटी सी न्यूबॉर्न बच्ची। गेम की जो कंडीशन है वो सिंपल है कि किसी एक को मरना होगा ताकि गेम खत्म हो। मतलब अगर गीहान और म्योंगी चाहे तो वो बेबी को हटा के प्राइज मनी बांट सकते हैं, बट ऑब्वियसली दैट वुड मेक देम लिटरल मॉन्स्टर्स। बट यहीं पर ये ट्विस्ट है कि म्योंगी जो उस बेबी का एक्चुअल बाप है, वो खुद उसे गिराने की धमकी देता है, जो कि मैं बोलूंगा अनएक्सपेक्टेड तो था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यार वो इंसान नहीं, एक सिस्टम का प्रोडक्ट बन चुका है। ऐसा सिस्टम जहां सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा है, और इस गेम को इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए बनाया गया था। शो के क्रिएटर ने खुद बोला है कि म्योंगी इज अ मेटाफर, एक मिरर है सोसाइटी के उस साइड का जहां पैसा और सर्वाइवल सबसे ऊपर है, चाहे अपने बच्चे की जान क्यों ना देनी पड़े। प्लेयर 456 मतलब गीहान ऑन द अदर हैंड उसी बेबी को बचाता है, क्योंकि उसने एक प्रॉमिस की थी उस बच्चे की मां जॉन ही से, जिसको कि आपने जंप रोप में मरते हुए देखा ही होगा। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस बेबी में उसे अपनी बेटी की याद आती है। तो बेसिकली इन दोनों ही कैरेक्टर से सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी के दो पोलर ऑपोजिट को दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहीं पर लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि लास्ट में जब 3 लोग बचे थे और म्योंगी के गिरने के बाद भी गीहान ने अपना सैक्रिफाइस क्यों दिया? व्हाट्स द पॉइंट? कई लोग बोल रहे थे कि भाई जब म्योंगी गिर ही गया तो इजीली गीहान और वो बच्ची जो है वो दोनों विनर तो बन ही गए। लेकिन भाई आपने गेम के रूल्स पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुए होगे। रूल ये था कि गेम तभी स्टार्ट होगी जब प्लेटफॉर्म पे लगे बटन को प्रेस किया जाएगा, और म्योंगी जब गिरा था तब गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, किसी ने बटन वो प्रेस ही नहीं किया था, विच मींस कि म्योंगी की जो डेथ थी दैट डजंट काउंट। तो उसके मरने के बाद एज पर रूल्स ये होता कि अगर प्लेयर 456 खुद का सैक्रिफाइस नहीं करता तो उसको एंड उस बच्ची दोनों को ही मार दिया जाता। तो इसलिए उसने खुद का सैक्रिफाइस देकर बच्ची को विनर बना दिया, जहां वो अपना आखिरी डायलॉग बोलता है, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर, और उसके बाद वो लेज से पीछे गिर जाता है। लेकिन शो में ये नहीं दिखाया जाता, ये नहीं बताया जाता कि वो क्या सेंटेंस कंप्लीट करने वाला था। ये एम्बिग्युइटी जो है वो इंटेंशनल थी। इवन एपिसोड का नाम भी है ह्यूमंस आर। बेसिकली यहाँ स्पून फीडिंग नहीं की गई है, यहाँ पर ऑडियंस पर छोड़ दिया गया है कि व्हाट ह्यूमंस आर, जो कि इस शो का थीम था। कंप्लीट करो तो तुम्हारे दिमाग से करो, तुम खुद सोचो, तुम खुद एनालाइज करो। शो तुम्हारे ऊपर छोड़ता है कि ह्यूमंस आर सेल्फलेस या ह्यूमंस आर सेल्फिश, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही क्लेवर भी था। और अगर गीहान का आर्क भी देखोगे तो पूरे स्टोरी में तो हॉर्स वाला लाइन किस लेवल पे सेंस बनाता है, इसी से इमेजिन कर सकते हो कि स्क्विड गेम की शुरुआत ही घोड़ों पर बेटिंग लगाने से हुई थी, और गीहान खुद ये काम करता था। तो एक तरह से पैरेलल भी यहाँ सेट किया गया है कि जिस तरह से गीहान एक टाइम पर खुद घोड़ों पर पैसे लगाता था, सिमिलर वे में वीआईपीज उन पर पैसे लगा रहे हैं। फिर आता है हुआंग इनहो, द फ्रंटमैन। सीजन 1 के फैंस को याद होगा कि इन्हो ने 2015 में स्क्विड गेम जीता था, और जीतने के बाद वो खुद फ्रंटमैन बन गया। मतलब वो बंदा जिसे इस गेम ने मॉन्स्टर बना दिया, उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली, आखिर वो उसी गेम का पार्ट क्यों बना? और यही सेम क्वेश्चन उसका भाई जुन हो भी पूछता है, और इसका आंसर मोस्टली उसका गिल्ट ही होगा। उसके पर्सनल लाइफ में उसने अपने वाइफ को खो दिया था, जिसके लिए उसने खुद स्क्विड गेम एज प्लेयर ज्वाइन किया था, और अपनी वाइफ के लिए जीतने के लिए उसने खुद दूसरे कंटेस्टेंट्स को मारा था और विनर बना था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी वाइफ सरवाइव नहीं कर पाई, जिससे वो गिल्ट में डूब गया। तो जब इल्नाम स्क्विड गेम के ओरिजिनल फाउंडर ने उसे ऑफर दिया फ्रंटमैन बनने का, तो उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया। गेम उसके लिए एक पर्पस बन गया,
एक ट्विस्टेड रिडेम्पशन आर्क बन गया, जहां वो अपने पास्ट के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए सिमिलर चॉइस प्लेयर्स को देता है जो कभी उसे मिले थे। एंड जब प्लेयर्स भी डिस्पिरेशन में वही एक्शन लेते हैं, वही करते हैं जो कभी उसने किया था, उसको सॉर्ट ऑफ एक रिलीफ मिलता है, एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि उसके पास भी कोई और चॉइस नहीं थी। लेकिन यही सिमिलर चॉइस जब प्लेयर 456 को मिलता है, गीहान को मिलता है, तो वो उसके जैसा अपना ह्यूमैनिटी लूज ना करके दूसरों को नहीं मारता है, जिससे कि कह सकते हो कि इन्हो का जो पूरा बिलीफ सिस्टम था वो हिल जाता है। ही रियलाइजेस कि मे बी ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव और उसने जो किया था गलत किया था, और तभी वो खुद एफर्ट्स करता है गीहान की बेटी और उस बेबी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सॉर्ट ऑफ अपने मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। वो उस बच्ची को उसके पूरे विनिंग अमाउंट के साथ अपने भाई को दे देता है। गीहान की बेटी को उसका पिछले गेम में जीता हुआ प्राइज मनी देकर वो अपना रिग्रेट भी थोड़ा कम कर लेता है। वैसे शो हिंट देता है कि शायद वो अब भी गेम का हिस्सा है, बट अब उसका रोल बदल गया है, मे बी और बड़ा हो गया है। एक तरह से कह सकते हो कि वो चाहकर भी अपने आप को गेम से अलग नहीं कर सकता है, अब वो गेम को एज पनिशमेंट मानता है। एनीवे स्क्विड गेम जो कोरिया में उसके अंडर हो रही थी वो तो बंद ही हो गई, तो उसका एक रिडेम्पशन आर्क कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स जिनको मोस्टली कई फैंस भूल गए होंगे, उनका भी यहाँ क्लोजर दिया गया है। मोस्टली ये जो सारे क्लोजर थे वो मेन स्टोरी से हटकर साइड प्लॉट्स का पार्ट थे। सबसे पहले आते हैं कैंग नो यूल के कैरेक्टर पे, जो पहले एक डिज्नीलैंड जैसी जगह पे काम करती थी एंड लेटर स्क्विड गेम के लिए एक गार्ड बन गई, और इसका आर्क जो था वो पार्क योंग सेओक नाम के प्लेयर से कनेक्ट होता है। सिंस दोनों ही सेम जगह काम करते हैं एंड पार्क योंग सोंग की बेटी को कैंसर होता है, तो उस मोमेंट से वो अपना टारगेट बना लेती है कि कैसे भी करके वो पार्क योंग को गेम से बाहर निकालेगी, वो भी जिंदा। सिंस उसके बेटी में वो अपनी बेटी देखती है जो उसके पास्ट की स्टोरी से कनेक्टेड है। उसका पास्ट भी ट्रेजिक था, नॉर्थ कोरिया से भाग के वो साउथ में आई थी, लेकिन हस्बैंड को मार दिया गया था और बोला गया था कि उसकी बेटी भी मर गई है। लेकिन सीजन के एंड में पता चलता है कि शायद उसकी बेटी अब भी जिंदा है, चाइना की यांगजिंग सिटी में। शो के लास्ट सीन में वो उसी उम्मीद के साथ चाइना के लिए निकलती है। हर स्टोरी इज ऑल अबाउट होप। एक और छोटे से क्लोजर सीन में हम देखते हैं सीजन 1 की प्लेयर साई ब्योक के छोटे भाई को अपनी मां से मिलते हुए। ये मोमेंट सही में हार्ट वार्मिंग था, मतलब जिनको याद था उनके लिए तो था। साई ब्योक भी नॉर्थ कोरिया से स्केप करके साउथ में आई थी, लेकिन स्केप करने के टाइम सिर्फ वो और उसका छोटा भाई वहां से निकल पाए और उसकी मां वहीं फंस गई। एंड साई ब्योक ने स्क्विड गेम ज्वाइन ही इसलिए किया था कि वो इनफ पैसे जोड़ पाए अपनी मां को नॉर्थ कोरिया से निकलवाने के लिए, बट सीजन 1 में ही वो गेम्स में मारी गई और हमारे प्लेयर 456 गीहान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि उसकी मां को वो वापस लेकर आएगा, और मरते मरते उसने अपना वो काम भी पूरा कर लिया और अब फाइनली ये फैमिली रीयूनाइट हो गई। पिंक मोटल का जो आर्क था वो भी हमें यहाँ क्लोज होता हुआ दिखता है। चो वो स्यूक और मिस्टर किम इस होटल के नए ओनर हैं और उसको रेनोवेट कर रहे हैं। अब अगर आपको याद नहीं तो ये वो जगह है जहाँ गीहान रहता था। स्क्विड गेम में सेकंड टाइम में जाने से पहले उसने अपना यहाँ पूरा एक बेस बना रखा था, ट्रेनिंग के लिए, रहने के लिए, सब कुछ वो यही कर रहा था। तो हाँ, ऐसे ऐसे करके मतलब जितने भी आर्क थे, जितने भी स्टोरीज थे, उनको क्लोजर मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब फ्यूचर में क्या, आगे क्या होगा, इसका हिंट भी हमें बिल्कुल एंड में मिलता है। हमें केट ब्लैंचेट का कैमियो मिलता है। आपने इनको एज हेला एमसीयू में जरूर देखा होगा एंड स्क्विड गेम में वो एज रिक्रूटर दिखने वाली हैं। देखो पॉइंट ये है कि स्क्विड गेम जो है वो एक ग्लोबल गेम है, मतलब हर कंट्री में ऐसे गेम्स हो रहे हैं। सीजन 4 के साथ भले ही कोरिया के स्क्विड गेम का द एंड हो गया हो, लेकिन अभी भी दूसरे कंट्रीज में ये हो रहा है। सीजन 1 में वीआईपीज ने भी बोला था कि कोरिया के गेम्स सबसे बेस्ट होते हैं, मतलब और भी कंट्रीज में गेम्स हो रहे हैं। केट ब्लैंचेट का कैरेक्टर मोस्टली अमेरिकन स्पिन ऑफ के लिए सेटअप किया गया होगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग डेविड फिंचर एक यूएस बेस्ड स्क्विड गेम बना रहे हैं एंड मोस्टली केट उसमें लीड कैरेक्टर हो सकती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि केट ब्लैंचेट एज रिक्रूटर इस गेम का पार्ट होंगी। एंडिंग के सीन में उसके और इन्हो के बीच में जो आई कांटेक्ट होता है वो हिंट देता है कि इन्हो अब ग्लोबल लेवल पे भी काम कर रहा है, मे बी एक मास्टरमाइंड बन चुका है, जो कि टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए भाई बस इतना समझ लो कि ये पक्का है कि अब हमें स्क्विड गेम्स के मल्टीपल स्पिन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज से देखने को मिलेंगे। पहला स्पिन ऑफ ऑब्वियसली अमेरिकन वर्जन होगा। आई होप आपको मेरा एंडिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आपको ओवरऑल स्क्विड गेम का पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पर्सनली आई फील कि इनको सीजन 1 के बाद आगे एक्सटेंड करना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ऐसा नहीं है कि सीजन 2 या 3 में ऐसे मोमेंट्स नहीं है जो आप एंजॉय नहीं करते हो, आपको वहां ट्रॉमा नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल सीजन 1 के बाद कोई भी वैसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। किन मूवीज का मॉडर्न टाइम में रीमेक करना चाहिए ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मार्वल मूवीज के फ्यूचर प्लान को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।